हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी बॉटनी पढ़ने में डर लगता है? बॉटनी के टर्मिनोलॉजी कठिन लगते हैं? बॉटनी में जितने भी साइकिल वाले टॉपिक हैं जैसे क्रेब साइकिल, कैम्प साइकिल, सीथ्री साइकिल, इन सबको पढ़ने में समस्या होती है? या जो लंबे लंबे प्रोसेस वाले टॉपिक हैं, बहुत सारे डायग्राम होते हैं, उनको याद रखने में समस्या होती है? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं इन समस्याओं से निपटने का तरीका बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा मैं कि आप लोगों को टर्मिनोलॉजी याद करने में सहूलियत हो। साइकिल वाले टॉपिक को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसका तरीका बताऊंगा। और डायग्राम वाले जो प्रोसेस होते हैं लंबे लंबे, उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। क्या तरीका होता है बॉटनी पढ़ने का, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि हम बॉटनी कैसे पढ़ें कि हमें सब याद रहे। बॉटनी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। दूसरा पूछा है उन्होंने, जितने भी साइकिल वाले टॉपिक हैं उन्हें कैसे पढ़ें। साइकिल वाले टॉपिक कहने का मतलब सीथ्री साइकिल, कैम्प साइकिल, क्रेब साइकिल, इस तरीके के टॉपिक, ठीक है। और जिसमें बहुत सारे डायग्राम हों, लंबे लंबे प्रोसेस हों, उन टॉपिक को कैसे पढ़ें। यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर, ऐसे लंबे लंबे, या एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे टॉपिक, लंबे लंबे टॉपिक। और एक कॉमन क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी को कैसे याद करें। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, ताकि ऑनलाइन भी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उनको हेल्प हो जाए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग जानने वाले हैं वीडियो में। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ तो तरीके पता चलेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर कुछ बेसिक तरीके ही हैं जिनको हम फॉलो करके इजीली बॉटनी को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा, हम बॉटनी को कैसे पढ़ें कि हमें सब याद रहे, और बॉटनी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बॉटनी पढ़ने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट को समझना। ये सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बॉटनी में भी सबसे पहले बुक लो, बुक को रीड करो, या टीचर पढ़ा रहे हैं तब तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा ही देते हैं, पर सेल्फ स्टडी करना है तो बुक लो, रीड करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कहा जा रहा है उस टॉपिक में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझने के बाद भूलना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कठिन होती हैं। हमें जनरली जूलॉजी इजी लगती है क्योंकि वो एनिमल से रिलेटेड होते हैं, पर बॉटनी कठिन लगती है। तो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझें हम। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इमेजिन करते हुए पढ़ें। इमेजिन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जहां ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल के उपस्थिति में या क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके भोजन बनाते हैं, यानी शुगर बनाते हैं। उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, एक ग्रीन प्लांट, ये रहा ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट को इमेजिन करो। उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती होता है ग्रीन। तो क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल की सहायता से किसका किसका यूज करेगा, सनलाइट, तो सनलाइट को इमेजिन करो। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमेजिन करो, जैसा भी आप इमेज बना सकते हो। और वाटर, इन तीनों का यूज करेगा और इन तीनों का यूज करके भोजन बनाएगा। तो भोजन के रूप में क्या बनाता है, शुगर, यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो शुगर का इमेजिन करो, शक्कर नहीं बनाता ना, शुगर कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाता है, तो उसको इमेजिन करो। तो फूड मटेरियल बनाया, और इस प्रोसेस के दौरान कुछ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलते हैं, तो उसको इमेजिन करो। तो इस तरीके से आप लोग इमेज बनाते हुए पढ़ो, माइंड में इमेजिन करो अपने से। अगर मान लो कोई चीज़ें आप लोग नहीं देखे हैं, रैंडम भी इमेजिन करना पड़े, तो उस चीज़ का आप लोग इमेज क्रिएट करो अपने दिमाग में, तो बॉटनी इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन करते हुए पढ़ो। इमेजिन करते हुए पढ़ोगे तो आप लोगों को चीज़ें इजीली याद रहेंगी। एक बार करके देखना। फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ना, जैसे टाइप्स वगैरह हैं या टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये रहे। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ना। तो यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे कीमोट्रॉप्स हैं, फोटोट्रॉप्स हैं,
ये केमिकल का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। इस तरीके से ये कितने टाइप के होते हैं, तो कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे फोटो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनके भी और टाइप्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ्लो चार्ट बनाओ, जिसमें टाइप्स वगैरह ना हो उसको भी फ्लो चार्ट एरो डायग्राम वगैरह बनाकर देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो पहला स्टेप कॉन्सेप्ट समझना है, वो भी इमेजिन करते हुए, और इस समय हम कुछ चीज़ों को ना भूलें उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि डायग्राम के थ्रू पढ़ना। अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो अलग से आप लोगों को इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे फोटोसिंथेसिस का मैंने दिखाया, तो इसका डायग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप लोग डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद रह जाएगी ना। प्लांट है, उसमें सनलाइट यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज हो रहा है, शुगर बन रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद रह जाएंगी, इसलिए डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। चीज़ों को बिल्कुल थ्योरी रटना नहीं है बॉटनी में, डायग्राम के थ्रू ही पढ़ें। डायग्राम में जैसे-जैसे दिया गया है वैसे-वैसे थ्योरी भी लिखना होता है। थ्योरी में अपने से ही लिखना होता है, डायग्राम जैसे दिया है वैसे। बुक के लैंग्वेज में बुक के शब्दों को डायरेक्ट उतारना नहीं होता है, तब बॉटनी पढ़ना ईज़ी होता है। और बुक में लिखे गए शब्दों को एज़ इट इज़ लिखोगे तो रटने जैसा हो जाएगा, उसमें चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इसलिए ज़रूरी है कि डायग्राम के थ्रू पढ़ें और इमेजिन करते हुए मूवी के जैसे इमेजिन करें, ठीक है। इसके अलावा पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को पढ़ाना या पढ़ाने का एक्ट करना। जैसे आप लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसको इमेजिन करते हुए पढ़े तो चीज़ें आप लोगों को याद हुई। कुछ चीज़ें भूल रहे थे, उसका फ्लो चार्ट बनाकर देखे या डायग्राम के थ्रू पढ़े, ठीक है। अब जो पढ़ लिया उसको एक बार पढ़ा दो किसी को, अपने फ्रेंड को पढ़ा दो या छोटे भाई-बहन को पढ़ा दो। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का एक्ट कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। कोई नहीं है आपके सामने, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, उस तरीके से बताओ। जैसे फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़ लिए, तो आप लोग खुद से बोलो। ऐसा इमेजिन कर लो कि आप किसी को बता रहे हो। आप जैसे दूसरे को समझाते हो ना, उस तरीके से बोल कर पढ़ो, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। बहुत कारगर तरीका है, इस तरीके से मैं भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ कोई नया चीज़ें पढ़नी हो तो। क्योंकि ऐसे पढ़ोगे ना तो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है और याद रह जाती है। बॉटनी कैसे पढ़ना है कि हमें याद रहे और क्या तरीका होना चाहिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इमेजिन करते हुए पढ़ना है और डायग्राम का यूज करना है। अगर इस समय कोई चीज़ें भूलते हैं तो फ्लो चार्ट बनाकर देखना है और एक बार पढ़ लेने के बाद में उसको ज़रूर से पढ़ाएँ या पढ़ाने का एक्ट करें, एक्सप्लेन करें किसी को समझाने के जैसे, है ना? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी और याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जितने भी साइकिल वाले टॉपिक हैं, उन्हें कैसे पढ़ें? साइकिल वाले टॉपिक को पढ़ने का क्या तरीका होता है? जैसे-जैसे साइकिल का डायग्राम या प्रोसेस होगा, उसी तरह से थ्योरी लिखें और समझें। पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप, साइकिल के प्रत्येक स्टेप का मैकेनिज्म को समझें। मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। अगर साइकिल कैसे चल रहा है, उसके एक-एक स्टेप को रटोगे ना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म समझ गए तो आप लोगों को याद रह जाएगा। मैं अभी इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगा आप लोगों को। बॉटनी पढ़ने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस या मनोवैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं लंबे समय तक। ये डायग्राम देखिए, ये C3 साइकिल का डायग्राम है। C3 साइकिल को शॉर्ट में इसी तरीके से बनाते हैं। ये इसका कंप्लीट डायग्राम नहीं है। ये जो C3 साइकिल है, ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 1,5-बिसफॉस्फेट से और ग्लूकोज 1,5-बिसफॉस्फेट में यानी RUBP में CO2 जोड़ दिया जाता है और बना दिया जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के और यहाँ CO2 जोड़ने का काम करता है रूबिस्को एंजाइम। तो हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में रूबिस्को एंजाइम एक CO2 जोड़ दिया तो CO2 के जुड़ने पर यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरीके से हम लोग फैक्ट याद रख लेते हैं। ऐसे में चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। इसको हमें कैसे पढ़ना है देखिए।
राइबोलोज है। राइबोलोज 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है, यानी राइबोलोज के पास 5 कार्बन होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है, तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबोलोज मतलब 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल, जिसमें बिसफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट जुड़े हैं। कहाँ कहाँ? 1,5 यानी पहले और 5वें पोजीशन पर। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो इस तरीके से 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है राइबोलोज। इसमें पहले पोजीशन पे फॉस्फेट और 5वें पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब रूबिस्को एंजाइम यहाँ पे CO2 को ऐड कर देता है। तो CO2 को कहाँ जोड़ेगा? 6वें पोजीशन पे। तो 6वें पोजीशन में एक कार्बन फिर से जुड़ गया, ठीक है। अब 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे एक और एंजाइम काम करता है, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम, जो लिखा नहीं गया है। तो कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम क्या करता है? इस 5वें पोजीशन के फॉस्फेट को 6वें पोजीशन में भेज देता है। 5वें पोजीशन पर प्रेजेंट कार्बन को जब 6वें पोजीशन में भेज देता है, तो किस तरीके से देखने को मिलेगा हमें? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। तो अब पहले पोजीशन पे फॉस्फेट है और 6वें पोजीशन पर, और यही कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम इनको बीच से तोड़ देता है। मतलब 1, 2, 3 कार्बन हुए, यहाँ से बीच से इनको तोड़ देगा। तो एक मॉलिक्यूल है, बीच से तोड़ देगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, क्योंकि ये तीनों एक मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये तीनों एक मॉलिक्यूल। इस तरीके से राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में एक CO2 जोड़कर उसको 2 भागों में तोड़ देता है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्यों? क्योंकि इसको 2 भागों में तोड़ा गया है ना, 1, 2, 3। यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है, 1, 2, 3, और यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है। तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, 1, 2, तीसरे पोजीशन में फॉस्फेट, 1, 2, तीसरे पोजीशन में फॉस्फेट। काउंट इधर से करना है, जहाँ से तोड़ता है वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक राइबोलोज फॉस्फेट से एक CO2 जोड़ने के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, और वो किस तरीके से बनते हैं वो मैकेनिज्म से समझे हमने। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा इसका मैकेनिज्म देखते हुए मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है साइकिल वाले टॉपिक को, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ऐसे पढ़ते जाओगे ना सारे स्टेप को, तो लंबे समय तक याद रहेंगे। भले पढ़ते टाइम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर लंबे समय तक याद रहेंगे। एक चीज हमने देखा कि साइकिल वाले टॉपिक को हर स्टेप को मैकेनिज्म से पढ़ना है, और जैसे जैसे साइकिल का डायग्राम है या प्रोसेस है उसी के जैसे थ्योरी लिखना है और समझना है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बुक के लैंग्वेज को रटना नहीं है, बस स्टेप याद रखने हैं, टर्मिनोलॉजी को नहीं भूलने हैं, पर अपने शब्दों से लिख सकते हैं। कैसे? शुरू आप लोग करो। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन का। कार्बन फिक्सेशन के अंतर्गत लिखो, सबसे पहले राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में रूबिस्को एंजाइम CO2 को ऐड कर देता है। तो CO2 को ऐड करने पर कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम 5वें पोजीशन पर प्रेजेंट फॉस्फेट को 6वें पोजीशन में भेजता है और इनको बीच से तोड़ देता है, जिसके कारण 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में जो हो रहा है, आप लोग जो साइकिल में देख रहे हो, जैसे समझ रहे हो वैसे लिखो। इस तरीके से लिखते जाना है थ्योरी। आप लोगों को थ्योरी रटना नहीं है, तो बहुत आसान है। साइकिल याद करो, उसको मैकेनिज्म से समझो और थ्योरी अपने से लिख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिसमें बहुत सारे डायग्राम हो, लंबे लंबे प्रोसेस हो, उन टॉपिक को कैसे पढ़ें? तो जिनमें बहुत सारे डायग्राम हो, लंबे लंबे प्रोसेस हो, उनके पढ़ने का तरीका है, जो प्रोसेस दिए गए हैं उन्हें डायग्राम से समझें। थ्योरी रटना नहीं है, थ्योरी को रटना नहीं है और उनको डायग्राम से समझना है। सिंपल सा फंडा है। इसको भी मैं दिखाता हूँ डायग्राम से। ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का डायग्राम है। तो इसमें कई सारे स्टेप हैं। सबसे पहले एक प्लांट लिया जाता है। प्लांट को लेने के बाद में उसको काट दिया जाता है छोटे छोटे पीस में। काटने के बाद में उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब निर्जमीकृत किया जाता है। उसके बाद में उससे एक्स प्लांट जो होता है उसको लेकर उसका काइलस फॉर्मेशन कराया जाता है। काइलस बनाने के बाद काइलस से सूट बनाया जाता है, सूट से रूट। अब रूट बन जाने के बाद में उसको हम लोग एक्लीमेटाइजेशन करते हैं, बाहरी वातावरण के संपर्क में लाने का अभ्यास कराते हैं। जैसे कोई प्लांट बनाए तो उसको सीधे हम लोग फील्ड में ट्रांसफर कर दें तो उसका डेड हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो पहले उसको बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में लाने का अभ्यास कराते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। फिर हम लोग उसको पॉट में या सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस है। तो इसको
हम लोग समझेंगे कैसे, डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले इस तरीके से जो डायग्राम होगा देखेंगे, प्लांट लिए, उन प्लांट में से सबसे हेल्दी लीफ को हम लोगों ने चुना और वो हेल्दी लीफ को चुनने के बाद उसको कट करके एक्स प्लांट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट कर लिए हैं, टिश्यू है हमारा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग इनोकुलेशन किए। नेक्स्ट स्टेप क्या किए, इनोकुलेशन किए। तो इनोकुलेशन किस में किए, कल्चर मीडियम में, न्यूट्रेंट मीडियम में। अब न्यूट्रेंट मीडियम में इसको इनोकुलेट करने के बाद में अलग अलग हार्मोन कंसंट्रेशन दिए और इसको हम लोग कैलस फॉर्मेशन कराए। इस तरीके से एक एक स्टेप को डायग्राम से समझिएगा। डायग्राम जैसे जैसे है उसी तरीके से, यहाँ कोई कठिन थोड़ी है, बस क्या क्या हार्मोन दे रहे हैं, एंजाइम दे रहे हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। और यहाँ पे शूट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब शूट सिस्टम, यहाँ पे रूट जड़ भी बन रहा है। इस तरीके से डायग्राम में देखते हुए आप लोग पढ़ेंगे। और डायग्राम में जो जो स्टेप हो रहा है ना, वैसे ही थ्योरी भी लिखना है। बुक में यही चीज़ें दी गई होती है, पर उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है, जो अपने लैंग्वेज में लिख होगा आप लोगों को। और अपने लैंग्वेज में लिखने पर भी मार्क्स मिलते हैं, कटते नहीं हैं मार्क्स। बस जो टर्मिनोलॉजी है वो सही होना चाहिए और बाकी जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं उनका परसेंटेज है वो सारे सही होने चाहिए। तो इसका यही तरीका है, डायग्राम से पढ़ो और डायग्राम में जैसे जैसे है वैसे वैसे एक्सप्लेन करो। और डायग्राम जब बनाते हैं ना, तो डायग्राम में नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो बिना नामकरण के डायग्राम नहीं होना चाहिए, सब में लेबलिंग होना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलते हैं। और जब भी डायग्राम बनाएंगे बड़ा स्पष्ट बनाएंगे। एक और कॉमन क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी को याद कैसे करें। जैसे ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी को याद हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको याद कैसे करें। इसका तरीका है, ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी को तोड़कर उनका मीनिंग समझें। पहले टर्मिनोलॉजी को तोड़ देना है और उनका मीनिंग समझना है, जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। और टर्मिनोलॉजी को रटना नहीं है। पहली बात रटना नहीं है, रटोगे तो कंफ्यूज होगे, भूल जाओगे। तो इसको तोड़ लेना है, याद करना है, तो ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोगों को याद रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे मैं कुछ इजी टर्मिनोलॉजी लेकर आया हूँ। इसी तरीके से सारे टर्मिनोलॉजी को याद रखने हैं। तो फॉस्फोलिपिड में क्या है, फॉस्फो एक वर्ड है और लिपिड एक वर्ड है, इसको तोड़ दो बीच से। फॉस्फो मतलब होता है फॉस्फेट और लिपिड तो लिपिड ही है। तो लिपिड और फॉस्फेट जहाँ एक जगह हों, एक साथ जुड़े हुए हों, उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस एक टर्म है। फोटोसिंथेसिस में भी दो शब्द से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से याद रखेंगे। उसी तरीके से राइबोलोज 20 फॉस्फेट है, जो अभी मैंने बताया C3 साइकिल में। तो इसका क्या मतलब है, राइबोलोज एक टर्म है, 20 एक टर्म है और फॉस्फेट। तो राइबोलोज का मतलब है, राइबोलोज होगा और 20 का मतलब है 2, या इसके जगह में डाई भी बोल सकते हैं, राइबोलोज डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, एक ही बात है। 20 का मतलब 20 नहीं है ना। तो राइबोलोज 20 फॉस्फेट, 20 मतलब 2 फॉस्फेट और फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट लगे होंगे राइबोलोज के साथ, तो उसको राइबोलोज 20 फॉस्फेट बोलेंगे। कोई भी टर्मिनोलॉजी हो उसको पहले तोड़ दो, तोड़ करके उसके मीनिंग को समझो, तो आप लोगों को याद रहेगा। अब इसमें क्या कठिन है, राइबोलोज है, उसमें जुड़े हुए 2 फॉस्फेट हैं, तो उसको हम लोग बोले राइबोलोज 20 फॉस्फेट। इसको अगली बार से याद रखना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग टर्मिनोलॉजी को भी याद रख सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये कोई रॉकेट साइंस वाले आइडिया नहीं है या ट्रिक नहीं है, या इसके लिए कोई मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाना नहीं पड़ता है। जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग जानते हैं, उन्हीं तरीके को अप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं, लंबे समय तक याद रह सकती है हमें बॉटनी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे तरीके और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। और लाइक करिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।